स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है अनफिल्टर्ड। पिछले कुछ एपिसोड से हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में और हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की, लाइक आज़ादी की लड़ाई के बारे में। उस दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल के रोल के बारे में। जब जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो उस समय क्या क्या कंट्रोवर्सी थी, उन सब चीज़ों के बारे में। और यहाँ तक कि हमने बात की थी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी और उस दौरान मुरारजी देसाई के रॉ के सीक्रेट्स लीक करने के बारे में। तो अभी हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इमरजेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम ये बात करना चाहते हैं आज के एपिसोड में ख़ास तौर पे कि इमरजेंसी लगाने के लिए तो इंदिरा गांधी को सब ब्लेम करते हैं, सभी उनका नाम लेते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी ना लगाई गई होती तो देश के हालात क्या थे, उस समय का सिनेरियो क्या होता, उसके ऊपर हम जानेंगे अपने गेस्ट की राय। तो चलिए स्वागत करते हैं आज उनका हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो में आने के लिए। आज हमने जहां हमारा शो पिछली बार छोड़ा था हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा कि इमरजेंसी किन कंडीशंस में, किन हालात में लगाई गई थी। और उस दौरान जो मुरारजी देसाई के बारे में भी हमने जाना, उसके ऊपर अब तो अभी मैंने गूगल किया, टीवी पे भी अभी कुछ सीरियल वगैरह भी आए हैं, ऐसे सीरीज जिसमें बताया गया है कि हाँ वो प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने कुछ सीक्रेट्स रॉ के कुछ सीक्रेट्स को लीक किया था। तो काफी सारी चीजें थी। अभी हम लोग ये जानना चाहते हैं कि लोग इमरजेंसी लगाने के ऊपर, हमेशा इंदिरा गांधी का नाम आता है तो लोग इमरजेंसी लगाने की बात को लेके उनके ऊपर ब्लेम करते हैं। अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो क्या सिचुएशन होती, अगर इमरजेंसी नहीं लगाई जाती तो क्या सिचुएशन होती? देखो, उसमें पहले हमने बात की है कि इमरजेंसी लगाने के कारणों पे कि क्या कारण थे। उसके लिए देश में एक अराजकता का माहौल बन रहा था जिसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था, सीआईए का हाथ था। और क्योंकि अमेरिका इंदिरा गांधी को किसी भी तरह से हटाना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि कांग्रेस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, सरकार में रहे, क्योंकि एक तो उनका झगड़ा, वो जो 77 की लड़ाई हुई उसमें उसको, निक्सन को जिस तरह से हार मिली क्योंकि इंदिरा गांधी ने उसको जवाब दे दिया, और उससे वो बहुत गुस्से में थे और वो चाहते थे इंदिरा गांधी उठा। दूसरा, इंदिरा गांधी ने क्या किया कि वो जो परमाणु उसका जो परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण से तो अमेरिका, क्या पूरा दुनिया हिल गई। उससे क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा देश में वहाँ अमेरिका ही नहीं, पूरा यूरोप भी हिल गया। और उन्होंने सबका एक मकसद ये था कि इंदिरा गांधी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी बहुत जो है, जैसे जो है परमाणु परीक्षण कर रही है और जिस तरह से वो आक्रामक थी, उसके आक्रामक से पूरे दुनिया डर रही थी। और उसको हटाने के लिए सीआईए बहुत मजबूती से काम कर रहा था, और जितना ये फंडिंग वगैरह हो रहा था उसको हटाने के लिए हो रहा था। अब इतना बड़ा आंदोलन चला, जो भी चला, अब था नहीं था उसके बारे में हम कह नहीं सकते। इसके लिए तुम्हारे को एक चीज बताता हूँ कि एक सिद्धांत है, दो सिद्धांत हैं। एक को कहते हैं स्यादवाद और एक को कहते हैं अनेकतावाद। इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि स्यादवाद का मतलब है कि ये जो भी कुछ होता है उसको इसके परिप्रेक्ष्य में होता रहेगा, मतलब रिलेटिविटी में होता है। कुछ होता है उसके रिलेटिविटी में कुछ और होता है, उसको कहते हैं साम्यवाद। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज अकेली होती है, उसके साथ कुछ होता है, जो कुछ होगा उसके साथ कुछ और होगा, रिलेटिविटी में होगा जो भी कुछ होगा। और दूसरा जो अनेकतावाद है, उसमें जो है कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। तो हम जो कह रहे हैं वो सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम ये प्रमाण नहीं दे रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। हम तो जो चीज तथ्य जो लिखे हुए हैं उनको बता रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर विचार तो तर्क से अपने आप करने की बात है कि वो सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता। किताब लिखी है किसी ने, अगर उसने तथ्य दिए हैं तो उसके उस पे वो वही जवाब देगा कि उसने क्यों लिखी है, कैसे लिखी है, तो उसके हम जिम्मेदार नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि वो जिसने लिखी है उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब सीआईए का हाथ, मोरारजी देसाई का हाथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये तो तर्क से, अपने विवेक से या अपनी बुद्धि से आपको खुद फैसला करना है कि ये हो सकता था या नहीं हो सकता था। नहीं, तो लेकिन आपके पास, अभी अगर आज की डेट में आप गूगल करते हो या सर्च करते हो इंटरनेट पे तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता वो तो अलग बात है, लेकिन ये चीज मतलब अक्यूज्ड है, इस चीज का एलिगेशन है, ये तो हर जगह पे आपको मिल रहा है इस वक्त कि हाँ, मुरारजी वही देसाई का वही जो वही मैंने वो था। बता ना कि तथ्य हैं। अब उन तथ्यों को, जैसे वो लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत है, तो भाई उनका मानना है गलत है।
हम तो तथ्य देख के ही बोल रहे हैं ना। हमने तो कोई उसमें प्रमाण नहीं दिया कि हमने तो ये कोई ऐसा प्रमाण नहीं ढूंढा कि हम बताएं। हमने उस किताब में देखा, हमने बोल दिया। अब ये तो वो जाने या जिसके ऊपर लिखा है वो जाने। जैसे उन्होंने मानहानि का केस किया था अमेरिका में, शिकागो में, जिसमें उनका सीआईए से एजेंट के वो आए थे। तो उन्होंने केस किया और केस हार गए, क्योंकि कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने ये कहा कि आप साबित नहीं कर पाए कि आप इसमें इस किताब के तथ्य गलत हैं। तो अब वो साबित नहीं कर पाए, तो ये तो उनकी गलती है या किसकी गलती है हम नहीं जानते, लेकिन साबित नहीं कर पाए यही बात सत्य है ना। तथ्य तो यही है कि साबित नहीं कर पाए। अब साबित नहीं कर पाए का मतलब कि वो थे या नहीं थे, ये तो अपने विवेक से जो दर्शक हैं उनको खुद सोचना पड़ेगा कि उनका नाम था तो क्यों था, और फिर वो क्यों साबित नहीं कर पाए। उस पर अपने आप तथ्य को देख के अपने आप फैसला करिए। हमसे कोई ये पूछे कि तुम गलत बता रहे हो, तो हम गलत नहीं बता रहे, हम जो बता रहे हैं वो लिखे हुए उनके तथ्य हैं। लेकिन हमारी तरफ से ये नहीं है कि ये था। हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। तो इसलिए हमारी कोई भी बात जो है वो इस तथ्यों पे आधारित है, लेकिन उसमें हो सकता है नहीं हो सकता, वो तो दर्शकों को अपने विवेक से सोचना पड़ेगा कि वो आदमी कुछ गलत कर सकता था या नहीं कर सकता था, या किया होगा या नहीं किया वो होगा। तो देखो, वो अलग बात कोई है। लड़की इल्जाम लगाती है कि इस लड़के ने मेरा रेप किया, जब रेप किया गया तब उस वक्त कोई था नहीं, किसी ने देखा नहीं। तो अब तो आप जो भी अनुमान लगा रहे हो वो सारे टेस्ट के ऊपर या लैब रिजल्ट के ऊपर या बस पूछताछ वही के ऊपर ही लगा उस रहे हो ना। अब तो वही ये नहीं बात कह है। सकते कि एक्चुअल में क्या हुआ था, वो तो किसी को नहीं पता। वही बात है, वही बात है। तो अब जो हम जो भी देख रहे हैं कि वो जो भी लिखा हुआ है, जो भी प्रमाण है और जो चीजें उनके ऊपर बता रहे हैं। लेकिन हम इसको नहीं कहते कि हम कह रहे हैं। हम हमारे कोई विचार नहीं है। हम तो तथ्य देख के ही बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि इस तरह से इंदिरा गांधी को हटाने की पूरी साजिश रची गई, जिसमें ये सब कुछ हुआ होगा। उसके बाद मैंने एक और बात बताई थी उस समय में कि एक सरकारी जो मिलिट्री का, सेना का वो था अफसर, उसने मना कर दिया, इंदिरा गांधी सरकार के आदेश का पालन करने से मना कर दिया। तो अब बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं कि वो अकेला था, उसको बगावत नहीं माना जा सकता। उसने तो इस आधार पे कहा था कि इस तरह से राजनीति में जो है सेना का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, लेकिन बगावत एक से शुरू होती है, चिंगारी एक से लगती है। आप ये नहीं कह सकते कि 1000 आदमी एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक आदमी खड़ा होता है, उसके पीछे दो होते हैं, उसके पीछे 6 होते हैं, उसके पीछे 10 होते हैं, उसके पीछे 50 होते हैं। तब चिंगारी से बढ़ता है ना। तो अगर आप ये कहो नहीं नहीं, वो अकेला था, उसके कोई हाँ, बगावत का अब कोई ये बात देखो ही ना, नहीं थी। आजादी की लड़ाई में कितने क्रांतिकारी, कितने जो थे फ्रीडम फाइटर, वो लोग लड़े थे। लेकिन आजादी दिलाई जिस बोलते हैं तो वो गांधी का नाम आता है, क्योंकि डिसीजन उनका था पहला, हाँ, वो थे जिन्होंने सोचा था कि आजाद करना है। तो ही तो मतलब ये अगर कहें कि नहीं उस टाइम बगावत का ऐसा कोई माहौल नहीं था सेना में, क्योंकि वो तो एक आदमी की बात थी। एक आदमी की बात, एक चिंगारी से ही पूरी आग लग सकती है, यही तो खतरा होता है ना। अगर चिंगारी से आग लग जाती तब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। इमरजेंसी तो उस चिंगारी को ही बुझाने के लिए लगाई थी कि ये चिंगारी आगे ना बढ़े और ये आग की तरह से ना फैल जाए, कि बहुत सारे सेना के अफसर मना कर दें आदेश देने से, या पुलिस ये मना कर दें। तो उस चिंगारी को उसी टाइम दबा दिया। तो अब वो गलत था या सही था वो तो अलग बात है, लेकिन क्योंकि वो चिंगारी उठ रही थी, बगावत की बात हो सकती थी। ये नहीं कह रहे कि हो गई थी, हो सकती थी। तो इसी तरह पुलिस भी कर सकती थी, कोई भी कर सकता था। तो एक नहीं तो आम जो है ना। गलत सही तो बात ही नहीं है, क्योंकि आर्मी और पुलिस या जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं उनको तो ऊपर का ऑर्डर मानना है, गलत सही तो उनको सोचना नहीं होता ना। हाँ वही ना, उनको सोचना नहीं होता। तो उसको फिर उसके बाद उसको उसका ट्रांसफर हो गया, बाद में कहते हैं कि उसके ऊपर करप्शन के चार्ज लगे खरीदारी वगैरह में, और उसको फिर मिलिट्री से निकाल दिया। और उसके बाद उसका उसने जो है अपमान महसूस किया, और वो फिर खालिस्तानी मूवमेंट में जुड़ गया। अगर वो इतना देशभक्त था और इतना सब कुछ था, खैर उसकी एक अच्छी वो थी कि उनने 1971 की लड़ाई में भाग लिया था, और उसमें बड़ी बहादुरी से उसने काम किया था, और उसका नाम हुआ था, उसको अवार्ड भी मिला था, बहादुरी का अवार्ड भी मिला था 71 की लड़ाई में। तो ये तो माना जा सकता है कि पहले वो बहादुर भी था, सेना का अफसर भी था, और सब कुछ हुआ। लेकिन बाद में उसके विचार कैसे बदले, किसने बदले, कहाँ से बदले, कौन सी विचारधारा उसके अंदर डाली गई। अब ये देखो, इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह और संता सिंह, वो कौन थे? वो उनके अपने खास आदमी थे ना। लेकिन जब आदमी की विचारधारा बदल दी जाए, तो वो बगावत कर सकता है, वो हत्या कर सकता है। तो इसलिए अगर वो आदमी पहले अच्छा था या ईमानदार था या उसको अवार्ड मिला उसका, लेकिन अब बाद में जो किया, वो भी तो देखना पड़ेगा ना कि बाद में अब इस तरह से सावरकर के बारे में, सावरकर पहले अच्छे थे, उन्होंने इस तरह से किया, बाद में ऐसा किया। तो हम तो बाद की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बाद में सरकारी आदेश लेने से मना कर दिया। वहीं की बात है, उससे पहले वो क्या था क्या नहीं था उस पर हम बात नहीं कर रहे।
तो सही था गलत था वो हम बात नहीं कर रहे। हम तो एक बात मानते हैं कि उसने आदेश लेने से मना किया, है ना। और उसके बाद एक और कारण था, बहुत बड़ा कारण जो था कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 तारीख को ही आदेश दे दिया था। इंदिरा गांधी जब हाई कोर्ट में हार गई और उसको 6 साल के लिए मना कर दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम पद पे रह सकती हो, लेकिन जो है तुम वोटिंग का अधिकार नहीं है पार्लियामेंट में। और पद पे रह सकते हो जब तक केस खत्म नहीं होता, जब तक केस चलेगा तब तक पद पे रह सकती हो। केस का जब फाइनल डिसीजन आएगा तब हटना है या क्या होना है वो बाद में होगा। तब उस शाम को उन्होंने जो है, ये तो कोर्ट का डिसीजन था ना, उसके ऊपर रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी सभा की गई और उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते। अब जब जनता में इतनी बड़ी बगावत हो कि वो कोर्ट के फैसले को ही ना माने, वो कहते हैं हम इसको नहीं मानते, इंदिरा गांधी का अगर रिजाइन नहीं करेगी तो हम ये आंदोलन चलाते रहेंगे, कोर्ट जो मर्जी कहे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और हमें इसको हटाना ही है। तो उसमें जो कुछ इस तरह के तत्व थे जो ज्यादा ही उसमें जोश में आ गए, उन्होंने कहा हम इंदिरा गांधी को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, उसको संसद में कैद कर देंगे हम। इस तरह की जो बातें हुई उसी रात को शाम को, उसी रात को अगले दिन सुबह से पहले रात को ही इमरजेंसी लगा दी गई। तो इस तरह से जब आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही नहीं माना, आज देखो कि अगर बाबरी मस्जिद पे फैसला आ गया, क्या कोई मुसलमान सड़कों पे उतरा? कितने फैसले कोर्ट के आते हैं, क्या कोई जनसभा या कोई इस तरह का बड़ा आंदोलन होता है उसके बाद? उसके बाद नहीं होता। उसके बाद ये होता है कि कोर्ट में केस है, कोर्ट फैसला करेगा जो भी होगा। लेकिन उन्होंने कोर्ट के फैसले को मानने से भी इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कोर्ट फैसले को नहीं मानते। तो उसको बात उस वो सबसे बड़ा कारण बना और उसके बाद रात को ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। तो बहुत सारे कारण थे उसमें, ऐसा कोई नहीं अच्छा, है कि बाबरी एक मस्जिद कारण पर था। भी एक सवाल आता है। अगर बाबरी मस्जिद ना तोड़ी हुई होती और हम्म। उसको बिना तोड़े, ये हिंदू महासभा या हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ये क्लेम करती कि हमारा मंदिर है और इस मस्जिद की जगह हमारा मंदिर बनना चाहिए, और फिर ये केस कोर्ट में जाता, तब भी क्या ये केस इसी तरह से चलता जैसे अभी चला है? नहीं देखो, उसका जो फैसला हुआ है ना, उसने एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया है। फैसला सही था या गलत था वो तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोर्ट का फैसला है, उस पर हम जवाब नहीं सकते। लेकिन अगर वो फैसला नहीं होता तो एक बहुत गृह युद्ध के हालात बन जाते। कारण क्या होता है कि उस समय अगर कोर्ट बाबरी मस्जिद के हक में फैसला दे देती कि बाबरी मस्जिद सही है और हिंदू मंदिर नहीं बनेगा, तब इसका क्या होता है, क्योंकि हिंदू समाज तो इतना आंदोलन कर ही चुका था, इतना बड़ा आंदोलन था, वो पीछे तो हटते नहीं। वो पीछे नहीं हटते तो उसका तरीका ये होता है कि पार्लियामेंट में एक बिल ला के पास किया जाता है कि वहां मंदिर बनाया जाए। और ये होना ही था। वो सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको पहले से ही कह रहे थे कि आपको कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आपको संसद में बिल लाना चाहिए और बिल ला के स्पेशल बिल में उस पर मंदिर बना देना चाहिए। तो अगर वो होता तो स्पेशल को जो है बिल लाया जाता और उस पर मंदिर बन जाता। उस समय अगर मंदिर बनता तो मुसलमान सड़कों पर उतर सकते थे, क्योंकि वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ होता और मुसलमानों को एक बोलने का मौका मिलता है कि देखो कोर्ट ने तो हमारी फेवर में किया और आपने जो है बिल ला के बनाया। तो उससे दंगा हो सकते थे, उससे जो है पूरा माहौल बिगड़ सकता था। तो क्योंकि कोर्ट ने फैसला कर दिया इसलिए वो माहौल बिगड़ा नहीं, वो बच गया। वरना माहौल बिगड़ सकता था, उसमें दंगे हो सकते थे, गृह युद्ध छिड़ सकता था। क्योंकि अगर बिल ला के करते तो मुश्किल हो जाती, लेकिन वो कोर्ट ने फैसला कर दिया इसलिए वो सब चुप हो गए, बात खत्म हो गई। तो इसलिए मैंने वो बोला ना कि अगर कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया तब आप उसके खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते। कोई करता नहीं है, कभी नहीं हुआ, लेकिन उस समय हुआ था। उस समय लोगों ने आंदोलन, रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी सभा हुई, उसमें आंदोलन हुआ और उसमें कहा कि हम इस कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, इंदिरा गांधी को हटाना हटना होगा। तो इसलिए वो जो इमरजेंसी के कारणों में एक ये कारण भी था, बहुत बड़ा कारण था। तो इसलिए उसके कारणों पे भी विचार करना चाहिए कि उसमें क्या हुआ था। और उसमें आम जनता को तो कोई खास दिक्कत नहीं आई थी, लोगों को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। जिनको दिक्कत हुई थी वो राजनीति से जुड़े हुए लोग थे या प्रेस के लोग थे, या प्रेस, अच्छा प्रेस पे हमेशा से एक दक्षिण पंथियों का प्रभाव रहा है। आप अगर सारी प्रेस देख लीजिए, कितने भी जितने भी बड़े बड़े प्रेस के जितने भी ग्रुप हैं, उन सबके जो मालिक हैं वो सब कहीं ना कहीं दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं। अब टाइम्स ऑफ इंडिया, जिनके गोयनका साहब हैं, गोयनका साहब का खूब नाम होता है, वो बहुत बड़े पत्रकार थे, इमरजेंसी में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, जेल गए, क्या क्या क्या। और गोयनका जी का नाम बहुत है, लेकिन गोयनका जी खुद बीजेपी के मेंबर थे। तो अब आप ये बताइए, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, जितने भी बड़े ग्रुप हैं, वो सब कहीं ना कहीं दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए उनकी विचारधारा में या पत्रकारिता में कहीं ना कहीं तो छाप आती है उसकी।
है ना। तो इसलिए आप पूर्ण रूप से तो कह नहीं सकते वो स्वतंत्र रूप से लिखते थे, वो स्वतंत्र थे या नहीं थे, वो तो वो जाने। लेकिन अगर उनका संबंध था किसी पार्टी से या क्योंकि किसी। अभी भी अगर देखो कि बाहर के अगर हम न्यूज़पेपर देखते हैं, लाइक वॉशिंगटन टाइम्स है, या बाहर के जितने न्यूज़पेपर अमेरिका के या बाहर के, उनमें इंडिया की इमेज कुछ और दिखती है, और हमारे यहाँ के न्यूज़पेपर में इंडिया की इमेज कुछ और दिखती है। वही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में जो है वो जो है जिस विचारधारा के हिसाब से लिखते हैं, और जिस पार्टी से जुड़े होते हैं या जिस विचारधारा से जुड़े होते हैं उसी को लेकर लिखते हैं, या उसी के ऊपर प्रोग्राम बनते हैं। टीवी जितने भी हैं, टीवी चैनल जितने भी चलते हैं, सब जो है वो किसी ना किसी विचारधारा से के साथ जुड़े हुए हैं, और वो अपनी अपनी विचारधारा को ही वो लेके चलते हैं। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि सबके विचार जो है वो स्वतंत्र विचार हैं। तो इसलिए आपको तो अपनी विवेक से अपने से काम लेना पड़ेगा अब यहाँ कि पर आप खुद सोचिए। अगर देखा जाए तो मीडिया भी हर तरीके से, मीडिया और मास कॉम जो है वो यही कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ पब्लिक के बीच में लड़ाई झगड़े या कुछ हो। जैसे अब मूवीज बनती हैं, आपको आज़ादी के 15 अगस्त ले लो या 26 जनवरी ले लो, आज़ादी आपको अंग्रेजों से मिली थी, आप मूवी दिखाते हो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में, ताकि अभी कुछ है भी नहीं तो भी लोगों के दिमाग में वो टाइम देख के मुस्लिमों के अगेंस्ट में वो आए, नफरत आए, है ना। या आपने हम्म। कश्मीरी पंडित का दिखाया, कश्मीर फाइल्स मूवी बनाई, या आपने ये जैसे अभी जो भी सीरियल्स वगैरह बनते हैं, इवन अगर जैसे हम्म। कोई वो होता है, अपराध होता है, जैसे रेप हुआ या कोई क्राइम हुआ, हम्म। आप क्रिमिनल की आइडेंटिटी क्यों डिस्क्लोज करते हो कि वो कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, ये मतलब ही नहीं है, आप बताते हो। और स्पेशली अगर मुस्लिम होता है तो और ज्यादा उसको हाईलाइट किया जाता है, और इस चक्कर में क्या होता है, जो बाकी मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी फिर बदनाम होती है, वो भी उसको भी मतलब वो चीजें सहनी पड़ती हैं। हम्म। वही बात है, क्योंकि आपको क्राइम जो है वो क्राइम है, उसमें कोई धर्म नहीं होता। चाहे वो किसी भी धर्म के किसी ने किया हो, उसको सजा मिलनी मुझे चाहिए। लगता तो है उसको बाकी धर्म से कंट्रीज जोड़ना। में आइडेंटिटीज बताई भी नहीं जाती, कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो। क्रिमिनल पकड़ा जाता है, उसका नाम तो बता दिया जाता है, लेकिन नाम के साथ उसका फोटो वगैरह या नहीं दिखाया जाता, या उसका कैमरा या वीडियो नहीं बनाया जाता, उसका फेस को कवर कर दिया जाता है उसको, क्या वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो। क्योंकि उसको दिखाने का कोई फायदा नहीं है ना, आपको उससे क्या लेना देना, आपका फेस, अब आप उसका यहाँ फेस एक देख के चीज क्या बताओ ना, करोगे। जब किसी क्रिमिनल को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, कोई बड़ा क्रिमिनल हो या कोई रेपिस्ट हो या ऐसा कोई हो, तो पुलिस लेके जा रही है उसके ऊपर कपड़ा मुंह पे डाल के, और तुम पीछे से हम्म। मीडिया में सारे उसके फोटोज जगह जगह दिखा रहे हो, तो वो फायदा क्या उसको कपड़ा मुंह पे डाल के ले जाने का, जब तुमने हाँ, मुंह फोटो दिखानी वही ही है। है। तो वो तो आपको कंट्रोल मीडिया पे करना पड़ेगा ना, मीडिया को उस पर सजा मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके लिए प्रावधान होना चाहिए कि उनको सजा मिले, कि उन्होंने कैसे दिखाया। जब पुलिस ने नहीं दिखाया उसका चेहरा, अब आप तो देखो आपने कि कैसे जब दिखा वॉर दिया। चल रही है, अभी पाकिस्तान और इंडिया में जब चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, मीडिया वाले वहीं पहलगाम में वहां पर खड़े होकर बता रहे हैं यहाँ से मिसाइल जा रही है, वहां से मिसाइल जा रही है। अब वो मीडिया पाकिस्तान भी तो देख रहा है एक तरह से, तुम हम्म। तो खुद ही अपने आप को ओपन कर रहे हो उनके सामने कि हमारा हम्म। क्या स्ट्रेटेजी बन रही है, क्या करने वाले हैं। ये ज्यादा जोश में आना जो है ना, जब ज्यादा आदमी बहुत उत्साहित हो जाता है कि देखो मैं अब क्या दिखा सकता हूँ और मैं क्या दिखा रहा हूँ, वो उत्साह है उनका। उनको ये नहीं कह सकते कि वो जानबूझ के दिखा रहे थे या जानबूझ के कर। बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि हम अपने चैनल पे सबसे पहले ऐसी न्यूज़ दिखाएं जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई। तो जो बहुत ज्यादा उत्साह है ना, ये कई बार गलत काम करा देता है, इससे गलती हो जाती है। इसलिए उत्साह से बचना चाहिए। हम्म। कभी भी कोई काम उत्साह में नहीं करना है, अपने नहीं, शांति से दिमाग क्योंकि को लगाइए। आप देखो जैसे गॉसिप वॉसिप वाली न्यूज है वहां तक ठीक है, लेकिन हर कंट्री में मीडिया के ऊपर एक लिमिटेशन होती है कि वो एक लिमिट से ऊपर आप गवर्नमेंट की चीजें या आप वो चीजें नहीं दिखा सकते। इवन हम भी अगर कोई गवर्नमेंट का फोटो लगाते हैं, तो अगर वो पब्लिक फोटो ओपन है तब तो आप लगा सकते हो, लेकिन ऐसा कोई फोटो आप नहीं लगा सकते ना जो कि पब्लिकली ओपन नहीं है, या मतलब हम्म। जिसके आप नहीं दिखा सकते हो। ऐसी रिस्ट्रिक्शन होती है ना। हाँ, वो तो देखो अब इंडिया में तो सड़क पे भी लोग फोटो खींच देते हैं, और पीछे किसी का भी आ जाए तो वो डाल देते हैं इंटरनेट वगैरह पे। और उस पे जो है यहाँ पे, जब दूसरे देशों में ऐसा है कि आप किसी का भी, जैसे आपने सड़क पे फोटो लिया और आपके सड़क पे चलते वक्त पीछे किसी और का फोटो आ गया, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा, किस तरह से उसको जो है कवर करना पड़ेगा। तो लेकिन इंडिया में तो डाल देते हैं, उसमें कोई फर्क करता नहीं है। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जो है दूसरे की प्राइवेसी के ऊपर हमला है। आपने उसका फोटो अपने अपना डालिए, लेकिन आप दूसरे का नहीं डाल सकते। यहाँ तक कि लोग परिवार के ही फोटो नहीं डालते हैं। परिवार का, जैसे मैं अगर अपने परिवार का डालना चाहूँ तो उनसे पूछना पड़ेगा, भाई तुम्हारा फोटो डाल दूं नहीं डाल दूं। ये नहीं है कि मैंने अपने फोटो डाला परिवार का भी डाल दिया। वो बात अलग है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है तो डाल दिया, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी उनसे, उनकी बिना मर्जी के तो आप नहीं डाल सकते ना।
हम्म। तो इसलिए किसी का भी फोटो आप नहीं डाल सकते बिना उसकी मर्जी के, चाहे वो अब ये परिवार देखो, का ही ये जो आदमी क्यों ना इतनी हो। बड़ी सेंसिटिव इशू है, इस चीज को यहाँ कुछ नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि आप देखो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे सीक्रेट जो डाटा होता है, वो किसी की मेडिकल इंफॉर्मेशन होती है, जो इंश्योरेंस के पास होती है, जो डॉक्टरों के हम्म। पास होती है, वो भी लीक हो जाती हैं। और जो हम्म। चीजें अननेसेसरी हैं, जैसे अब मान लो दूसरी कंट्रीज में, हमारे यहाँ कहते हैं झंडे को हमारे पैर नहीं लगा सकते, या झंडे को रिस्पेक्ट देनी है, झंडे को, हमारा जो तिरंगा है उसके सामने पैर नहीं कर सकते, उसके सामने कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती है, आप मतलब कोई अश्लील चीज नहीं कर सकते। और बाहर की कंट्रीज में अगर आप देखो, फुटबॉल के ऊपर भी झंडा छाप देते हैं, कपड़ों के ऊपर भी झंडा छाप देते हैं, अंडर गारमेंट्स पे भी झंडा बना देते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अपने झंडे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। के लिए क्या है कि देखो, हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद की जो सोच है, राष्ट्रवाद की सोच में इन चीजों को, जो प्रतीक हैं, इनको उनके साथ जोड़ दिया है, प्रतीकों को राष्ट्रवाद के साथ। तो उसमें यह है कि अगर आप ये चाहते हो कि झंडे का अपमान ना हो, तो झंडे का इस्तेमाल कम करो। उसका इस्तेमाल उसी जगह करो जहां उसका सम्मान होता हो। आप हर जगह उसको लेके घूमोगे, सड़कों पे लेके घूमोगे, तो फिर वो किसी से गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। पंद्रह कई बार अगस्त पे, देखो। 26 जनवरी पे हर साल कितने झंडे खरीदे जाते हैं, अगले दिन वो सब रास्ते में पड़े हुए मिलते हैं। हाँ, तो इसलिए उसको नहीं करना चाहिए ना। उसको आप उसको रोकिए। सिर्फ झंडा जो है सरकारी भवनों पे ही रह गया, या जहाँ पे आप चाहते हो सम्मान होता है वहीं पे लगाइए। उसको इतना क्यों बना रहे हो? इतना बनाओगे तो कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर वो हो ही गई हो, तो उसमें फिर मुश्किल होगा ना उसको कंट्रोल करना। तो इस तरह से राष्ट्रवाद को पैदा करने के लिए आप झंडे या प्रतीकों का इस्तेमाल करते हो। अभी देखो, भगवानों की फोटोएं लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं, फिर वो फोटोएं कहाँ जाती हैं? इतनी तस्वीरें बन रही हैं, इतने पोस्टर बन रहे हैं, वो सब क्या होते हैं? फिर वो सड़कों पे आ जाते हैं, गिर जाते हैं लोगों के। फिर वो आप कहोगे आपने भगवान की तस्वीर को सड़क पे गिर दिया, फेंक दिया, ये कर दिया। तो आप ऐसा मत कीजिए ना, आप उसको मत बनाइए, इतना मत करिए कि उसको जो है उसके अपमान महसूस हो उससे। आप कम बनाइए, उतना ही बनाइए जितनी उसकी जरूरत है। अच्छा, हम फिर अपने उसी मुद्दे पे आते हैं कि इमरजेंसी तो लग गई, लेकिन इमरजेंसी अगर नहीं लगी होती तो देश के हालात फिर क्या होने थे? देखो, इसमें बहुत, अब वही बात आई ना, मैंने जो पहले बोली थी सियादवाद की, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम ये नहीं कह सकते क्या होता। लेकिन दो चीजें थी, ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था। जो हम सोच सकते हैं, जो हम अपने तर्क से सोचते हैं, उस समय इंदिरा गांधी से बड़ा कोई लीडर नहीं था। मोरारजी देसाई भले ही लीडर थे, सीनियर लीडर थे, और बहुत बड़े बड़े लीडर थे उस टाइम, अटल बिहारी वाजपेयी थे या दूसरे भी थे। लेकिन किसी का भी पूरे पूरे भारत पे कंट्रोल जैसा नहीं था। अगर इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए हटा देते, तो 6 साल का मतलब क्या है कि इंदिरा गांधी पूरी तरह से आउट हो जाती पॉलिटिक्स से। क्योंकि 6 साल बाद तो पता नहीं किसने क्या देखा, क्या होता क्या नहीं होता, उसको तो फिर छोड़ दीजिए ना, वो तो एक तरह से पॉलिटिक्स से खत्म ही हो गया उनका तो। अब कांग्रेस में कौन बचते? जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, उसमें इंदिरा गांधी के बाद तो सारे जूनियर थे, उनमें तो किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पूरी कांग्रेस को पकड़ बना लेते। और मोरारजी देसाई भी अकेले थे, और उनकी भी पकड़ नहीं थी कि वो अगर पुरानी कांग्रेस के दो चार, दो 10 लोग थे, उन पे ही पकड़ बना सकते थे ना, पूरे कांग्रेस पे उनकी पकड़ नहीं थी। तो इसलिए कांग्रेस तो इलेक्शन में जीत नहीं सकती थी आगे। अगर इंदिरा गांधी हटती, इलेक्शन होते, तो कांग्रेस तो आउट हो जाती। उसके बाद रह गई समाजवादी पार्टियां थी या कम्युनिस्ट पार्टियां थी। उनका भी पूरे भारत पे कंट्रोल नहीं था, उनका भी इतनी वो पहुंच नहीं थी। रह गया जनसंघ। जनसंघ का ही बहुत बड़ा वो नहीं था, वर्ग नहीं था, पकड़ नहीं थी। तो क्या होता उसमें, छोटी छोटी पार्टियां, एक एक पार्टी कुछ कुछ सीटों पे आ जाती है, कहीं कहीं आ जाती है, फिर इनमें आपस में मारधाड़ होती है। जैसे अब यहाँ पे गठबंधन, अब तो गठबंधन है, उस टाइम तो गठबंधन भी नहीं होता ना, इमरजेंसी लगी इसलिए गठबंधन हुआ। लेकिन इमरजेंसी नहीं लगती तो गठबंधन भी नहीं होता। जब गठबंधन भी नहीं होता, सब अलग अलग पार्टियां, छोटी छोटी सी पार्टियां हो जाती, तो वो आपस में एक दूसरे से लड़ती भिड़ती, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इसका कारण ये है कि देखो, इमरजेंसी के बाद जब उन्होंने गठबंधन बनाया, तब भी तो वो नहीं चला ना। 1.5 साल भी वो गठबंधन नहीं चला। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर इमरजेंसी इंदिरा गांधी छोड़ देती और इमरजेंसी ना लगती, तब वो क्या गठबंधन बन सकता था? जो इमरजेंसी के बाद गठबंधन नहीं चला, वो इमरजेंसी अगर नहीं लगती तो गठबंधन चलता, वो भी गठबंधन नहीं चलता। फिर यही होता, हर 2 दिन में प्रधानमंत्री बदलता, हर 2 दिन में झगड़े होते। और उसमें देश की हालत जो होनी थी, वो तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई एक परमानेंट सही सरकार ना हो तो कैसे होता। तो उस समय एक अराजकता हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था उस टाइम। सेना क्या करती, सेना का क्या रोल हो जाता उसमें। तो ये सब चीजें सोचने वाली बात है कि कहीं हम पाकिस्तान तो नहीं बन जाते, कि पाकिस्तान जैसा हालात हो जाते हैं यहाँ। तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के उस 1.5 साल तो कंट्रोल कर लिया।
और 1.5 साल में ये हुआ कि जो जितने भी दल थे वो एक साथ जुड़ गए, और जुड़ने के बाद में उन्हें गठबंधन बना लिया। और जब इंदिरा गांधी ने इलेक्शन कराया तो वो गठबंधन सरकार में आ गया। लेकिन अब ये देखो कि उस गठबंधन को भी इतनी सपोर्ट नहीं थी, वो भी पूरे ढंग से इतने उससे जीते नहीं थे। इंदिरा गांधी के पास बहुत अच्छी सीटें थी, तब भी वो नहीं जीत पाए, और उसके बाद भी वो सरकार नहीं चला पाए, 1.5 साल भी नहीं चला पाए। और फिर इंदिरा गांधी दोबारा 350 से ज्यादा सीटों से जीत के वापस आ गई। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर इंदिरा गांधी 6 साल के लिए हट जाती तो मतलब वो तो एक तरह से पॉलिटिक्स से बाहर हो जाती। तब हिंदुस्तान में कौन सा नेता था जो पूरे हिंदुस्तान को एक रख सकता था और हिंदुस्तान को चला सकता था? इस पे तो आपको अपने तर्क से अपने उस पर सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का क्या होता अगर वो इंदिरा गांधी हट जाती। और क्योंकि इमरजेंसी लगा दी, वो सारे कानून खत्म हो गए और इंदिरा गांधी पे 6 साल की बंदिश खत्म हो गई, तो वो वापस भी आ गई। अगर उस पे 6 साल का होता तो वो वापस भी नहीं आती ना, फिर तो वो एक तरह से पुलिस से पूरी भारी हो जाती, खत्म ही हो जाता उसका कैरियर तो इसलिए इमरजेंसी के बाद का तो एक भयानक चीज हो सकती थी, बहुत भयानक, जो कि इमरजेंसी के बाद भी दिखी है। तो इसलिए ये कहना है कि अगर इमरजेंसी ना लगती तो क्या होता, तो एक बहुत क्योस हो जाता, बहुत मुश्किल में हिंदुस्तान होता, क्योंकि कोई भी एक लीडरशिप नहीं होती जो उसको संभाल पाती। अब क्या है कि क्योंकि जो जयप्रकाश नारायण थे वो तो प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहते थे। हाँ, अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो हो सकता है कि वो कंट्रोल करते, लेकिन वो बनना भी नहीं चाहते थे। और वो जब बनना नहीं चाहते थे, मोरारजी देसाई के पास इतना कंट्रोल नहीं था कि वो पूरी कांग्रेस पे कंट्रोल कर सके, और कांग्रेस पूरी टूट जाती, कांग्रेस के टुकड़े हो जाते, कई टुकड़े हो जाते, और फिर बहुत मुश्किल हो जाती। तो इसीलिए उस चीज पे तो आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि ऐसा होता, यही मैंने इसलिए शुरू में इसीलिए बोला था कि हम ये नहीं कह सकते ऐसा ही होता, हो सकता था। हम्म। और हो सकता है ना भी होता, कुछ नया लीडर निकल आता, कोई बात बन जाती, कोई चमक जाता कोई लीडर उसमें। लेकिन जहां तक हमें लगता है कि वो नहीं हो सकता, क्योंकि इमरजेंसी के बाद भी नहीं हुआ, तो इमरजेंसी ना लगती तब कैसे हो जाता वो, किस तरह से बन पाता गठबंधन? तो ये बहुत एक सोचने वाली बात है कि अगर इमरजेंसी नहीं लगती तो क्या होता। इंदिरा गांधी के ऊपर लोग ये भी वो लगाते हैं कि वो एक्चुअल में ओरिजिनली मुस्लिम है, और वो बाद में उनको गांधी नाम दिया गया था, अडॉप्ट किया गया था, तो नेहरू जी ने। नहीं देखो, वो तो एक्चुअली में क्या है कि एक प्रोपगंडा चलाया गया नेहरू परिवार को मुसलमान बताने का, और ये वो किया। लेकिन फिर भी उसको किसी ने ज्यादा, जब तक नेहरू थे और जब तक वो थे तब तक किसी ने माना भी नहीं। और जितने भी हिंदू संगठन वगैरह हैं, अगर आप देखो तो उस समय नेहरू के जब डेथ हुई, इनकी जब मौत हुई, तो जितने भी हिंदू बड़े बड़े संगठन थे उन्होंने उस टाइम में वो जो मरने के बाद जैसे होता है पूरे देश में, उन्होंने कहा कि हमें इस तरह से करना है जो भी करना है, क्योंकि वो मानते थे वो पंडित हैं और वो। तो ये तो एक भ्रम फैलाया गया था, और उस भ्रम का जो है वो तो कोई इलाज नहीं है। दूसरा, इंदिरा गांधी की शादी जिससे हुई थी वो पारसी थे, वो मुसलमान नहीं थे, ना वो खान थे। जैसा फैलाया जाता है कि फिरोज खान थे, ऐसा कोई नाम नहीं है, वो फिरोज गांधी थे, उनकी जात भी गांधी थी। थोड़ा सा स्पेलिंग में फर्क है, उनके गांधी बोला जाता था और वो गांधी है, बस इतना ही फर्क है। तो वो गांधी उनका सरनेम था, वो मुसलमान नहीं थे, वो पर्शियन थे। तो इंदिरा गांधी की शादी पर्शियन में हुई, जो मुसलमान नहीं थे। और वो खुद भी मुसलमान नहीं थे, नेहरू परिवार तो, क्योंकि वो तो पंडित थे, उनके तो सरनेम कोल है, वैसे तो असल नेम तो उनका कोल कोल सरनेम है। तो ये तो भ्रम फैलाया गया, झूठ फैलाया गया उनको बदनाम करने के लिए। अगर वो मुसलमान भी है तो फिर आपको क्या दिक्कत है, ये बता दीजिए ना। चलिए मान लीजिए कि अगर वो मुसलमान है, तो आपको क्या दिक्कत है, आपको परेशानी क्यों है, फिर मुसलमान से क्यों परेशानी है? कोई आदमी मुसलमान है तो आपको ये परेशानी क्यों है कि वो मुसलमान क्यों है? आप इसका तो जवाब दीजिए ना। कि ठीक है चलो, नेहरू गांधी सब मुसलमान है, सारे मुसलमान है, फिर आपको मुसलमानों से परेशानी क्यों है? या तो आप नफरत करते हैं मुसलमानों से, इसीलिए बात है। तो इसलिए किसी का हिंदू होना, मुसलमान होना, ईसाई होना, उससे आपको क्या लेना देना? आपको तो राजनीति करनी है ना, आप राजनीति कीजिए, विचारधारा पे बात कीजिए। आप राजनीति में जो उनके गलत फैसले हैं उन पे बात कीजिए। तो आप मुसलमान बना रहे हैं, हिंदू बना रहे हैं, किसी को कुछ बना रहे हैं, उनसे क्या आप अपनी अपनी वो जो है ना, अपनी मानसिकता दिखा रहे हो? हम्म। आपकी मानसिकता गिरी हुई मानसिकता है। आप दूसरों से नफरत करते हो, आप किसी का पोस्टर लगा दिया कि वो वेटर है और वो वेट्रेस है, वो डांसर है और वो ये है, तो आप अपने परिवार का भी अपमान कर रहे हो, अपनी मानसिकता दिखा के कि आप अपने माँ बाप का अपमान कर ठीक, रहे हो, कि तो आप अगर कोई मान लो मानसिकता थी नहीं। भी बार डांसर, तो बार डांसर कोई वहां पर अश्लील काम थोड़ी ना माना जाता है। नहीं, अश्लील भी है, अगर कुछ भी है, आपको क्या लेना देना? आपसे तो कोई संबंध नहीं है ना उसका।
आपसे कोई लेना देना तो नहीं है ना, उन्हें आपके साथ क्या किया है इस पे बात कीजिए ना, कि हम्म। उसने आपके साथ कोई गलत काम किया है या उसने देश के साथ गलत किया, उस पे बात कीजिए। अब हम्म। वो कौन थी कौन नहीं थी उस पे आपको क्या लेना देना, किसी के उससे पर्सनल से क्या लेना देना। तो ये जो हम्म। है उनकी मानसिकता बताती है कि कितने वो बताते गिरी हुई हैं मानसिकता है। नेहरू जी के अफेयर्स थे तो थे भी, तो उसका उनकी पॉलिटिक्स से क्या रिलेशन है? हाँ, उनका उनके गलतियां बताइए कि उन्होंने ये गलती किया, उन्होंने डिसीजन गलत लिया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उनके क्या संबंध थे, किससे संबंध थे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो जो लोग कहते हैं उनसे आप उनको समझ लीजिए, उनकी मानसिकता ही बिगड़ी हुई मानसिकता है, गिरी हुई मानसिकता है, जो इस तरह की बात करें। तो उनके पर बात करने का कोई फायदा नहीं है, उनके उन लोगों को छोड़ दो, वो सब गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं, उन पर कोई बात नहीं की जा सकती। अगर कोई गलत किसी के लिए बोलता है, हाँ आप उनके विचारों में बोल सकते हो कि उन्होंने ऐसा जो काम किया ये गलत था, उसको नहीं करना चाहिए था, ये जो फैसला उनका गलत था, उस पर बात हो सकती है, क्योंकि वो विचारधारा की लड़ाई है और उन पे तो बात होगी, विचारधारा पे तो बात होनी चाहिए। लेकिन किसी पर पर्सनल अटैक करना, पर्सनल उनके ऊपर करना, ये आपकी गंदी मानसिकता को दिखाता है। हम्म। मेरा तो ये विचार है। अच्छा, जैसे अटैक होता है, जैसे अब कांग्रेस के टाइम में भी कई टेररिस्ट अटैक हुए हैं, होटल्स पे भी टेररिस्ट अटैक हुआ। और अभी बीजेपी के टाइम पे भी पहलगाम में अटैक हुआ, पुलवामा में अटैक हुआ। उसके बाद फिर पहले जब कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था 89 90s में, तो उस समय भी वीपी सिंह की सरकार थी। तो हम्म। अभी जैसे क्या होता है, लोग जब ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान को या मुस्लिम्स को, इनको ब्लेम करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसका मतलब पहले, अगर मान लो जैसे पाकिस्तान से अटैक होता है, तो पाकिस्तान से पुलवामा से टेररिस्ट आए या पहलगाम में टेररिस्ट आए, उसके लिए पहला जो फर्स्ट हम अगर फेलियर देखेंगे या पहली अगर गलती देखेंगे, वो टेररिस्ट की या उस कंट्री की जहां से टेररिस्ट आए हैं उसकी मानी जाएगी, कि ये हमारी अपनी गवर्नमेंट का फेलियर पहले माना जाएगा? सबसे पहला गलती इसमें किसकी मानी जाएगी, देखा जाए तो? देखो, अगर आप दूध का कटोरा खुला अपने दरवाजे पे रख दो, दरवाजा खोल दो और दूध का कटोरा रख दो, और बाहर से कोई बिल्ली आके उसको पी जाए, तो आप क्या कहोगे? बिल्ली को दोष दोगे या अपने को दोष दोगे कि आपने कटोरा दूध का वहां पे क्यों रखा? बिल्ली का दोष था वो क्या? तो अगर टेररिस्ट आया है, तो टेररिस्ट अगर चोर आता है, टेररिस्ट आता है, कोई भी आता है, तो आपकी सावधानी क्या थी? आपने क्या सावधानी? वो तो गलत था, चलो उसने तो किया, वो तो क्रिमिनल है। लेकिन आपकी सावधानी क्या थी? आप अपने घर में ताला क्यों लगाते हो? आप कहीं बाहर जाते हो तो खुला तो नहीं छोड़ के जाते हैं ना, घर में ताला लगा के जाते हो। अपने पर्स को अच्छी तरह से जेब में देख लेते हो 4 बार कि वो पर्स कहीं गिर तो नहीं गया, पैसे तो मेरे संभले हुए हैं। तो अपने देश को संभालना किसकी जिम्मेदारी है? इन बॉर्डरों को संभालना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना। तो अगर किसी ने आके अगर आक्रमण किया है या कुछ भी किया है, टेररिज्म फैलाया है, तो इसमें पहला दोष तो यह है कि हमने उनको अंदर आने कैसे दिया, वो कैसे आए, हमारी सिक्योरिटी में क्यों कमी रह गई। और उसके बाद वो तो क्रिमिनल है ही, उसने तो गुनाह किया ही है, वो तो अलग बात है, उस पर तो कह नहीं सकते उसने नहीं किया। लेकिन उसके गुनाह के साथ साथ तुम्हारा गुनाह भी तो है ना, कि तुमने उसको कैसे खुला छोड़ दिया था, उसको दरवाजा क्यों छोड़ा। मतलब तो देखने वाली इसलिए बात उसको ये है तो ना कि अगर यही टूरिस्ट मध्य प्रदेश में या गोवा में या गुजरात में या मुंबई में घूम रहे होते, तो इस चीज को समझा भी जा सकता था, चलो कहीं से अटैक हो गया, कैसे हो गया पता नहीं। लेकिन ऐसी जगह जो कि एक ऑलरेडी डिस्प्यूटेड लैंड है, और हम्म। उस जगह पर आपने टूरिस्ट जोन के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, जहाँ टूरिस्ट घूम रहे हैं, एक साइड पूरा जंगल की थी जहां से वो टेररिस्ट अंदर आए। तो इसका हम्म। मतलब तो ये है कि मतलब आपको ये तो देखना चाहिए कि जो जोन आप जो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वो जोन तो देखा जाए तो आगे भी डिस्प्यूटेड जोन ही रहेगा। उस पे हम्म। अभी इतना जल्दी कुछ होने वाला लगता नहीं है कि उसको हम्म। बिल्कुल टोटली मतलब वो फ्री हो जाएगा। डिस्प्यूटेड हम्म। तो रहेगा, वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो पाकिस्तान के आने के चांसेस हैं। लेकिन वो तो आपको सोचना है कि एक ऐसा जोन जो कि डिस्प्यूटेड है, वहां पर किस लेवल तक आप टूरिस्ट को अलाउ करो, क्योंकि तुम्हारा बाहर जम। की कंट्रीज में भी, जैसे हाँ। कोरिया में, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में एक पहाड़ है जहां पर टूरिस्ट जैसे लोग घूमने जाते हैं, तो बकायदा बॉर्डर बना रखे हैं, लाइंस मार्किंग कर रखी है कि उनको बता रहा जाता है टूरिस्ट को कि आपको यही लाइंस फॉलो करनी है, अगर नहीं फॉलो करोगे तो वहां से गोली चल सकती है। तो ये तो आपको भी वहां पर करना पड़ेगा ना, कश्मीर में। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा, उसके तो बिना आप ऐसे डिस्प्यूटेड एरिया में जब जाते हो तो सुरक्षा का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गलती से भी चल सकती है। ऐसा कोई नहीं है कि उन्होंने खास उसके मारा, लेकिन अगर बॉर्डर पे आप घूम रहे हो और किसी ने गलती से भी चला दी, तो उस पर दंगा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, उस पर वार हो सकती है, उसमें तो
ध्यान खुद भी रखना पड़ेगा कि हम ऐसे एरिया में ना जाएं। और क्योंकि कश्मीर की बात जो है कि कश्मीर पे जब से 370 हटाया, 370 हटाने के बाद हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में शांति हो गई। अब वहां पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहां परेशानी नहीं है, इसलिए फौज को हटाना या सबको हटा के इस तरह से दिखाने का था कि पूरी दुनिया देख ले कि हमारे कश्मीर में अब किस तरह से शांति हो गई है और किस तरह से हम चल रहे हैं। तो ये एक झूठ का जो वो था ना कि प्रोपेगेंडा की हमारे यहाँ हो गई है शांति, वो नहीं हुआ था। वो अभी कंट्रोल में नहीं है वहां पे, तो आपको उसको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो क्या इस तरह ये से नहीं इंडिया के लोगों को समझना चाहिए कि जिस तरह से अभी ये लोग इंडिया के अंदर, अंदर ही के अंदर, मतलब अपने घर के अंदर ही जो इंडियन सिटीजन है, जो मुस्लिम्स हैं यहाँ पर, वो उनके अगेंस्ट उनको मतलब हिंदू जो है यहाँ पे, जो थोड़े कट्टरवादी हैं, वो मुस्लिमों को ऐसे देखते हैं, उनको कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, या तुम हमारे नहीं हो, या तुम जो हो, मतलब उनको बुरा भला कहते हैं। क्या उनको ये समझना चाहिए कि इसका सीधा असर जो है टेररिज्म पे पड़ेगा, क्योंकि टेररिज्म बाहर से ही नहीं होता, टेररिज्म अंदर से भी हो रहा है ना। अगर उनको ये हाँ लगेगा कि आप हमें अपना नहीं समझते, तो आगे चल के ये टेररिज्म अंदर से भी फैल सकता है। हाँ, वो तो हो ही सकता है, क्योंकि आप देखो, किसी को एक हद तक दबाया जा सकता है, उस हद के बाद दबाना मुश्किल होता है। अगर आप इतना उन पे कंट्रोल करेंगे, इतना दबाने की कोशिश करेंगे, तो एक दिन वो विद्रोह कर देंगे। अगर किसी रबड़ को खींच सकते हो, कितना खींच सकते हो, जितना रबड़ की ताकत है उतना तक तो खींच सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा खींचो तो रबड़ टूट जाएगा। तो आपको एक वो तो कंट्रोल रखना पड़ेगा कि आप जितना प्रेशर बना रहे हो, जितना वो कर रहे हो, उससे क्या होगा ये सोचते नहीं है ना। और जब आप कभी इलेक्शन मेजोरिटी की बात आती है, जैसे मेजोरिटी का यही सबसे बड़ा नुकसान है कि आप चाहे मेजोरिटी में बेवकूफ भी हो, लेकिन अगर आप मेजोरिटी में हो तो आप ही को सही माना जाएगा, है ना। वो तो देखो, लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी कमी है। इसके लिए तो मैंने एक बार शायद पहले भी बताया था कि हम्म। इस कमी को तो ग्रीक ने सबसे पहले फेस किया था, और सबसे पहले ग्रीक ने ही इस समस्या को तो उठाया था अगर कि 100 लोगों की वोटिंग हो रही है, 100 लोगों में से अगर मान लीजिए 98 लोग एक चीज के लिए वोट करते हैं और 2 लोग एक चीज के लिए वोट करते हैं, तो आप मान सकते हो कि मेजोरिटी है ये और ये माइनॉरिटी है। लेकिन अगर 100 में से 51 लोग एक चीज को वोट करते हैं और 49 लोग एक चीज को वोट करते हैं, आप उस 49 लोगों को माइनॉरिटी काउंट नहीं कर सकेगा। अगर वो 49 लोग विद्रोह पे आ गए, तो वो इतनी छोटी माइनॉरिटी भी नहीं है। हाँ, वो तो देखो फिर उसमें बगावत होने कर रहा है, फिर उसमें तो वही मुस्लिम्स को जिसको हम भले ही हम्म माइनॉरिटी में सोचते हो, लेकिन इंडिया में इतनी भी छोटी माइनॉरिटी नहीं है मुस्लिम्स की जितना हम सोचते हैं। हम्म वही बात है कि ये हम जो है एक लोगों के दिमाग में गलत फहमी बैठी हुई है कि वो उनको हम दबा सकते हैं। इतना मुश्किल आसान नहीं है। जितना दबाने की कोशिश होगी उससे वो माहौल बिगड़ेगा। और तो हिंदू इसलिए भी उतनी मेजोरिटी में भी नहीं है जितना कि हम सोचते हैं, क्योंकि जो हिंदू इस चीज को ज्यादा सीरियसली लेते हैं वो सारे कट्टरवादी हिंदू हैं। लेकिन इंडिया में आप देखो सेकुलर हिंदू कितने हैं, वो तो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते ना। क्या है कि देखो, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम जो सेकुलर हिंदू और जो वो हैं लिबरल हिंदू हैं, उन लोग वो लोग वोकल नहीं है, वो लोग बोलते नहीं है, वो शांत रहते हैं, वो अपने काम धंधे से लगे रहते हैं, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना नौकरी पेशा करते हैं, वो कहते हैं छोड़ो इन बातों में क्या रखा है, हम इसमें नहीं जाते। लेकिन वो जो छोटी सी अमाउंट के जो हिंदू हैं वो बहुत वोकल हैं, एग्रेसिव हैं। तो हमें दिखता बहुत ज्यादा है कि वो लोग किस तरह से कर रहे हैं। तो इसलिए उनका ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे कंट्रोल कर रखा है। कंट्रोल तो उनका ये है कि वो अग्रेसिव हैं, वो जो है किस तरह से करते हैं वो बात अलग है। लेकिन जो लिबरल है वो शांत रहता है, वो कहता है ठीक है इनसे दूर रहो, वो करो। तो इसमें कुछ तो आवाज उठानी ही पड़ेगी ना, चाहे आप पत्रकारिता से उठाइए या अपने प्रोग्रामों से उठाइए या किसी तरह। अगर किसी मंच पे आप आवाज नहीं उठाएंगे तो उनका अग्रेशन बढ़ता जाएगा, अग्रेशन। और वो अग्रेशन बढ़ते बढ़ते आप लोगों को भी दबाना शुरू कर देगा, सबको दबाना शुरू कर देगा। तो इसलिए जब अग्रेसिव हो रहा है कोई समाज, तो समाज का कुछ हिस्से में वो बाहुबली वाली बात हो गई कि कुछ एरिया में बाहुबली होते हैं, वो अपना कंट्रोल करते हैं और बाकी सब डर के रहते हैं। तो अब गब्बर सिंह था, वो हिंदू ही था ना, लेकिन गांव के लोग डरते थे ना गब्बर सिंह से। क्यों डरते थे? क्यों? डाकू था। तो ऐसे अगर जो क्या नाम है अग्रेसिव लोग आ जाएंगे, तो फिर जो कहते हैं कि ठीक है चलो रहने दो भैया, साथ में झगड़ा वगड़ा मत करो, डरते हैं लोग। तो वो जो डर है वो तो निकालना पड़ेगा ना, एक बार डर निकाल के कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना, हम्म। उनके खिलाफ तो आवाज उठानी पड़ेगी। अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा और सब छोड़ेंगे नहीं भाई हमारे को क्या लेना देना, तो फिर तो वो लोग पूरे पावर में आ जाएंगे। फिर ठीक है गब्बर सिंह को अनाज देते रहो, फिर क्या फर्क पड़ता है गब्बर सिंह को। तो गब्बर सिंह का किसी को तो मुकाबला करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। अब वही है, लोग कहते हैं गांधी जी अहिंसावादी थे, अहिंसावादी थे, लेकिन वो शांत नहीं थे, अग्रेसिव तो वो भी थे।
हाँ, अग्रेसिव तो वो भी थे। वो वे हथियार नहीं उठाते थे, लेकिन उन्हें आवाज तो उठाते थे ना। देखो, हथियार उठाना और आवाज उठाना दो अलग अलग चीजें हैं। हम्म। हथियार उठाना जो है ना, वो हिंसा में बदल सकता है, लेकिन आवाज उठाना हिंसा में नहीं बदलता ना। हम्म। इसके लिए देखो, गीता में ही एक बहुत अच्छा शब्द है, दो शब्द हैं। एक तो कहते हैं हम वीर, बहादुर। ये आदमी बहुत वीर है, ये बहादुर है। हम्म। वीर होना जो है ना, वो इसका कोई वो खूबी नहीं है वीर होना। हम्म। वीर तो कोई भी हो सकता है, वीर तो बुरा आदमी भी हो सकता है, वीर तो रावण भी था, वीर तो दुर्योधन भी था, वीर तो सारे हो सकते हैं। लेकिन वीर होना, वीर के अंदर एक कमी होती है। वीर के अंदर क्या होता है? डर होता है, वो डरता है, वो चलिए इस पे घबराता हम है। आगे अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे, अभी हमारा समय खत्म हो रहा है। ठीक अगले है। एपिसोड में हम आगे बढ़ाएंगे इन बातों को और उसके ऊपर बात हाँ, करेंगे। थैंक ठीक यू। है। धन्यवाद, थैंक यू।